कुछ चीज़ें होती हैं सर, मतलब कुछ कुछ चीजें होती हैं जैसे। सर जैसे इनके पास शायद सर वर्टिब्रल कॉलम होता है शायद। कौन बोल रहा है ये? कौन है ये स्टूडेंट? सर कृष्णा किसकी सर। आवाज है ये? सर कृष्णा। कृष्णा। बेटा एक बात बता, तू शुरू से क्लास में है या तू सर अभी अभी आपकी आवाज़ नहीं दो आ चार रही दिन सर। पहले क्लास में आया? मैं कह रहा हूँ कि तुम शुरू से क्लास में हो या अभी अभी नए नए क्लास में आए हो? सर शुरू से सर, हाँ वैसे वो होती तो कोऑर्डिनेट्स में है सर, हाँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ। अगर तुम शुरू से क्लास में होते ना तो ये महा वाहियात जो तुमने बात करी है ना, ये बोल के कि उनके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा, ठीक है, तो इसलिए वो नॉन कॉर्डिनेट्स में आ रहे हैं, ये सबसे सब आज तक मतलब कि इस पूरे 11th क्लास के सेशन में सुनी हुई सबसे कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। अरे भाई वर्टिब्रल कॉलम होगा तो वर्टिब्रल कॉलम इज अ नेक्स्ट लेवल चीज जो नोटोकॉर्ड से बनता है, और नोटोकॉर्ड होगी तो वो कॉर्डेड होगा, तो वो नॉन सर कॉर्डेड क्यों होगा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? और तो सोच समझ के बोलो कुछ सर सर अच्छा सा आपकी पॉइंट आवाज़ नहीं बताओ। आ रही। अच्छी बातें नहीं आ रही, डांट रहा हूँ मैं तुमको। सर अब सुनाई दे रहा है। ठीक है, और कोई कोई बढ़िया आंसर, या तो मैं। सर इनके पास नोटोकोड की जगह सर स्टोमोकोड होती है। बहुत बढ़िया, ये कौन बोला? सर शुभम। हाँ नाम बता दे करो साहब, जब जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ना उस टाइम पे मुझे नाम नहीं दिखाई देते, तो अपना नाम बोलकर फिर आंसर बोला करो, या बात बोलने के बाद अपना नाम बता दिया करो। खैर, तो शुभम ने बहुत ही सही बात बोली है, और अगर उसने ये पढ़ा है और जो भी जहाँ से पढ़ा है काफी, ये एकदम एग्जैक्ट चीज है, ठीक है। लेकिन तुम थोड़ा यस सा सर। और बताओ स्टोमा स्टोमा कोड। कॉर्ड क्या होता है? सर जो हमारी स्टोमोकोड होती है ना सर, वो एक होलो आउटग्रोथ होती है सर, जो बकल कैविटी की रूफ से अराइज होती है। और हम्म। वो सर प्रोबोसिस, मतलब तीन हिस्से होते हैं ना सर उनके, प्रोबोसिस और सर जो कॉलर होता है उनका ट्रंक। तो सर वहाँ प्रोबोसिस से प्रोबोसिस में सर वो शायद प्रेजेंट होती है, हाँ। इतना ही सर तो मैंने पढ़ा स्टोमा था कॉर्ड की स्टोमोकोड के बारे में। तो स्टोमा कॉर्ड की वजह से उन्हें हेमाइकॉर्डेट क्यों बोलेंगे? सर वो नोट वो सर पहले जो उनको ना नोटो समझा जाता था कि स्टोमोकोड को पहले नोटोकोड समझा जाता था, पर बाद में उसको स्टोमोकोड अलग है, नोटोकोड अलग है, पर दिखते एक जैसे है थोड़े थोड़े से। बहुत बढ़िया। ये कहाँ से लेक्चर ले रहे हो? सर ये सर मैं पढ़ता हूँ तो सर उधर मेरे को मतलब कहीं से भी मिल ये जाती है नॉलेज। ये ले लो। ये बुक की नॉलेज तो नहीं है, ये किसी के वीडियो की लेक्चर की नॉलेज है। बुक बुक में ऐसे लिखा ही नहीं ये चीजें। ये सर बुक बुक से में पढ़ा नहीं है दे या नहीं रखा जी। सर लिखी ये है बुकों में। सर लिखी है। ये तुमने बुक से पढ़ा है? अच्छा। खैर, हाँ सर। बहुत अच्छी बात है कि तुमने ये बुक से पढ़ा, मतलब कि काफी एग्जैक्टली शुभम ने चीजें बताई हैं। मैं आपको समराइज, शुभम माइक बंद कर दो, मैं तुमको समराइज कर देता हूँ और तुम्हें ओके और सर। बारीक तरीके से बारीकियों से चीजें बता देता हूँ कि क्या एग्जैक्ट चीज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला सवाल कि आप इन हेमाइकॉर्डेट्स को हेमाइकॉर्डेट्स क्यों बोलते हैं, जिसका आंसर मोस्टली जो शुभम ने दिया लोग भी वही देते हैं, और वो एक आंसर था भी, और वो आंसर एक लिमिट तक ठीक भी है, एक लिमिट तक ओनली, कि इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है नोन एज द स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। अब जो स्टोमोकॉर्ड है, अब जैसे कि नाम इम्प्लाई कर रहा है स्टोमो, अब ये स्टोमो स्टोमो आपने कहीं सुना है वो? स्टोमा स्टोमो, क्या समझते हैं आप सर वर्ड माउथ। स्टोमा या स्टोमो से? माउथ, सर है ना, ओपनिंग एक्चुअली। आपको स्टोमा का मतलब ओपनिंग होता है, जैसे कि आपका प्लांट के अंदर स्टोमाटा होता है, वो ओपनिंग है जहाँ से गैसेस जो होती है वो एक्सचेंज होती है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि स्टोमो मतलब माउथ।
यहाँ पे मतलब बकल कैविटी है ना। बकल कैविटी समझते हो ना, जो हमारे, जिसको हम एक्चुअली जो हमारे जो जिसको हम एक्चुअली मुंह बोल रहे हैं अपने अंदर का, है ना, वो बकल कैविटी एक्चुअल में, उसे हम बकल कैविटी बोलते हैं। माउथ तो सिर्फ ओपनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ बकल कैविटी से मतलब है उनकी जो बकल कैविटी होती है वहां से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, जिसको हम बक्कल डाइवर्टिकुलम भी बोलते हैं, क्योंकि वो बक्कल कैविटी से डाइवर्ट करता है। एंड एकदम सही बताया शुभम ने कि रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी से वो डाइवर्ट होता है, इसलिए बक्कल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं या स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। अब दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला, ये स्टोमोकॉर्ड जो है ये एडल्ट में आ रहा है। अब क्योंकि ये एडल्ट में ऑब्जर्व हो रहा है और नोटोकॉर्ड एक एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, तो हम इसे नोटोकॉर्ड नहीं बोल सकते। दूसरा, बाय डेफिनेशन अगर आपने पढ़ा हो तो जो नोटोकॉर्ड है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो स्टोमोकॉर्ड है वो एंडोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम इसे नोटोकॉर्ड नहीं बोलते। लेकिन जब पहले क्लासिफिकेशन की गई थी, बहुत पहले जब इनिशियल क्लासिफिकेशन की गई थी, तो ये जो बलानोग्लॉसस जो हेमाइकॉर्डेट जिनको आज हम बोल रहे हैं, ये ग्रुप इन्होंने कॉर्डेट्स में रख दिया, ये सोच के कि जो स्टोमोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड जैसा ही है, तो नोटोकॉर्ड मानते हुए रख दिया हेमाइकॉर्डेट्स में, सॉरी कॉर्डेट्स में। बाद में रियलाइज हुआ कि नोटोकॉर्ड नहीं है और ये अलग है कॉर्डेट से, तो इनको अब नॉन कॉर्डेट्स में रखा गया है। और कहीं ना कहीं अगर सही बोलो तो ये बीच में कहीं है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के, इसलिए हेमाइकॉर्डेट्स बोलते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इनके पास स्टोमोकॉर्ड होना इस बात का रीजन है ये कि ये पहले क्यों कॉर्डेट्स में रखे गए थे, ठीक है। इसका रीजन है, इस बात का नहीं कि इनका नाम हेमाइकॉर्डेट्स है। इनका नाम हेमाइकॉर्डेट्स इसलिए है क्योंकि ये काफी सारे फीचर्स कॉर्डेट्स के शेयर करते हैं, ऑलमोस्ट काफी फीचर्स कॉर्डेट्स के शेयर करते हैं। बस कुछ फीचर, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट फीचर है नोटोकॉर्ड, एक ये ऐसा एक फीचर है और एक आध छोटे मोटे और फीचर्स हैं जो इनके नॉन कॉर्डेट से मिलते हैं, लेकिन बाकी इनके फीचर्स किससे मिलते हैं, कॉर्डेट से मिलते हैं, इसलिए हम इनको हेमाइकॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी इवोल्यूशनरी बेसिस पे देखें तो ये ज्यादा रिलेटेड एनालिड्स, एस्केहेलमिन्थस, इनसे ज्यादा रिलेटेड है। तो हमारी क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, हम ये नहीं देखते कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ आ गया, हम देखते हैं कि इवॉल्व किस से हो रहा है, कौन इसका फोर फादर रहा है। इसको लाखों करोड़ों साल पीछे ले जाएं तो इनकी जड़ें कहाँ मिलती हैं, तो जड़ें अगर नॉन कॉर्डेट से मिल रही है तो इसको हमने नॉन कॉर्डेट में रखा हुआ है। तो ये एग्जैक्ट आंसर है जो ना आपको बुक्स में मिलेगा और ना ही आपको 90% अच्छे वीडियो लेक्चर्स में मिलेगा, क्योंकि नहीं मिलता, ठीक है ना। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आप ऐसी समझदारी वाली ही बात करेंगे, ठीक है। और समझदारी वाली बात क्या है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम रूट्स देखते हैं कि एंसेस्टर्स किधर जा रहे हैं। तो इसके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको नॉन कॉर्डेट्स में मिलेंगे, ज़्यादा क्लोज मिलेंगे, क्लोजली लिंक्ड टू नॉन कॉर्डेट्स हैं, इसलिए नॉन कॉर्डेट्स में रखे हुए हैं। लेकिन काफ़ी सारे फीचर्स जैसे ड्यूट्रोस्टोमिक होना, साइरेंजियल गिल स्लिट्स होना, ठीक है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड होना, ठीक है, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इसको डायरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स कॉर्डेट्स। तो कुछ कॉर्डेट लाइक फीचर्स हैं, लेकिन रूट्स नॉन कॉर्डेट में, इसलिए नॉन कॉर्डेट में रखा हुआ है। और काफ़ी फीचर्स मिलने की वजह से इन्हें हम हेमाइकॉर्डेट्स बोलते हैं। आई सपोज ये बात सबको एग्जैक्टली क्लियर है कि क्यों इनको हेमाइकॉर्डेट्स बोल रहे हैं। यस सर। शर्मीन उसको बक्कल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं, बक्कल BU है, बक्कल बक्कल कैविटी है, डाइवर्ट हो रहा है तो बक्कल डाइवर्टिक्यूलम। खैर आगे बात करते हैं। अब आपको ना हेमाइकॉर्डेट्स में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब हेमाइकॉर्डेट्स के पहले हम बेसिक फीचर्स की बात करते हैं, जो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉर्डेट्स जो हैं
इसमें ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये बलानोग्लॉसस है। बलानो, BALANO, जी ग्लॉसस, GLOSSUS, GLOSSUS ग्लॉसस, BALANO, बलानो। सो दिस इज बलानोग्लॉसस, ऑल्सो नोन एज टंग वॉर्म। टंग वॉर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो ऊपर का वाला पार्ट है वो टंग जैसा नजर आता है, जीभ जैसा नजर आता है, तो टंग वॉर्म। ठीक है, ओके। तो अब कॉन्सेप्ट समझो जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि हेमाइकॉडिड जो है दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, जस्ट लाइक एकाइनोडर्मेटा एंड चिनोफोरा, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो बलानोग्लॉसस है या इसका दोस्त सैकोग्लॉसस है, SACCO, सैकोग्लॉसस। ग्लॉसा का मतलब टंग होता है, तो ठीक है ना। तो ब्लानोग्लॉसस टंग वॉर्म, इवन सैकोग्लॉसस को भी हम टंग वॉर्म बोल देते हैं, दोनों भाई भाई हैं। तो ये चाहे बलानोग्लॉसस हो चाहे सैकोग्लॉसस हो, ये दोनों ही ना, स्पेसिफिकली बलानोग्लॉसस अर्थ फॉर्म से मिलता जुलता है। मतलब अर्थ फॉर्म को अगर आप देखोगे ब्राउनिश से कलर का होगा, वैसा ये भी ब्राउनिश से कलर का होगा। अच्छा, और क्या कॉमन है? और कॉमन ये है कि जैसे कि सिलेंड्रिकल बॉडी सी होती है, टैंक के बॉटम में मिलता है। हाँ, सिलेंड्रिकल सी बॉडी होती है अर्थवॉर्म की, वैसे इसकी भी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। जैसे अर्थवॉर्म बरो बना के रहता है ना, वैसे ही ये जो बलानोग्लॉसस है ये भी बरो बना के रहता है। मतलब रहता सी वाटर में या ओशन वाटर में ही है, सी वाटर में मेनली। और पानी के अंदर नीचे जो रेत होती है ना, मिट्टी होती है, उस मिट्टी में बरो बना के रहता है। ठीक है ना, तो है ना, तो उस तरीके का इसका जो अपीयरेंस है वो काफी ज्यादा एनालिट से मिलता है, और इवोल्यूशनरी लिंक्ड भी है एनालिट से। एक्चुअली एनालिट बड़े इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। एनालिट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे आर्थ्रोपोडा इवॉल्व हुए हैं। एनालिट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे मोलस्क इवॉल्व हुए हैं। ठीक है ना, तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का दोनों ही एनालिट से ही इवॉल्व हुए हैं, दोनों एनालिट से लिंक्ड हैं। जैसे कि अगर हम एनालिट्स और आर्थ्रोपोडा की बात करें तो दोनों में कनेक्टिंग लिंक है पेरीपैटस। मतलब पेरीपैटस एक आप कह सकते हैं पेरीपैटस इज अ आर्थ्रोपोड। अब पेरीपैटस एक आर्थ्रोपोडा है, लेकिन उसमें क्या है कि जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं है। सर वो नियो पाइलिना भी तो होता है, सेगमेंटेड मोलस्क। बेटा पहले मैं कंटिन्यू कर लूं, है ना। अभी आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं तो मोलस्क पर कहाँ पहुंच गया। तो एनालिट्स और आर्थ्रोपोडा के बीच में क्या लिंक है? पेरीपैटस। पेरीपैटस के जो अपेंडेजेस हैं वो जॉइंटेड नहीं है। ठीक है, नॉन जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। तो हमको लगता है कि वो एनालिट से मिलता है, नॉन जॉइंटेड अपेंडेजेस है। दूसरा, उसके पास एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया है, इसकी वजह से उसे एनालिट्स के लिंक मानते हैं। अच्छा, उसे आर्थ्रोपोड क्यों मान रहे हैं? आर्थ्रोपोड इसलिए मान रहे हैं, पहले तो उसकी जो स्किन है, ठीक है ना, वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से क्या है? कवर्ड है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से स्किन कवर्ड है, ठीक है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और काफी फीचर्स बाकी आर्थ्रोपोडा से मिलते हैं। लेकिन नेफ्रीडिया का होना, जॉइंटेड अपेंडिक्स का ना होना, ऐसा साफ दिखाता है कि वो आधा एनालिड है, आधा आर्थ्रोपोडा है। मतलब आर्थ्रोपोडा किससे इवॉल्व हुए हैं? एनालिड से इवॉल्व हुए हैं। अब अगर हम आर्थ्रोपोड और मोलस्क को देखें तो आपको उतनी सिमिलैरिटीज नहीं मिलेंगी, बिल्कुल खास सिमिलैरिटीज नहीं मिलेंगी आर्थ्रोपोड और मोलस्क में। लेकिन मोलस्क के कुछ फीचर्स और एनालिड्स के कुछ फीचर्स में आपको सिमिलैरिटी मिल जाएंगे, और कनेक्टिंग लिंक भी मिल जाएगा। तो जो मोलस्क हैं वो एनालिड से ही इवॉल्व हुए हैं। तो मतलब, और एनालिड्स और मोलस्क की अगर हम बात करें, अभी कोई नाम ले रहा था नियोपाइलिना, NEO, नियो PILINA, नियोपाइलिना। नियोपाइलिना इज अ मोलस्क। अब इसकी खास बात क्या है कि नियोपाइलिना इज अ सेगमेंटेड मोलस्क। नॉर्मली मोलस्क सेगमेंटेड नहीं होते। सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोड और एनालिड्स की प्रॉपर्टी है। तो एक तो ये सेगमेंटेड है, दूसरा अगेन इसके पास भी एक्सक्रीशन के लिए क्या है? नेफ्रीडिया है। तो नेफ्रीडिया है एक्सक्रीशन के लिए, और सेगमेंटेड बॉडी है जो इसको एनालिड्स के क्लोज बताती है। और फिर शेल है और मेंटल है जो इसको बताती है कि तो मोलस्क है। तो है तो ये मोलस्क नियोपाइलिना, जैसे पेरीपैटस है तो आर्थ्रोपोडा, वैसे नियोपाइलिना है तो मोलस्क, लेकिन लिंक्ड टू
एनालिट्स। तो एनालिट्स एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है जो काफी आगे ऑर्गेनिज्म से लिंक्ड है। तो बनानोग्लॉसस भी काफी ज्यादा लिंक्ड है, किससे? एनालिट्स से रिलेटेड है। खैर, आगे बात करते हैं। तो एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं एंड सपोज आपको बाकी फीचर्स ऐसे तो आपको क्लियर ही है कि जैसे बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट, सीलोमेट में भी एंटेरो सीलोमेट रहेंगे, है ना? क्योंकि आपको पहले बताया था कि एंटेरो सीलोमेट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक एंडरमेटर से शुरू हो जाते हैं जिनका सीलोम एंटेरोसिलोमिक पाउच से बनता है। तो ये भी कैसे एंटेरो सिलोमेट्स है, राइट? एंड एंटेरोसिलोमेट्स हो गए, बायलेटरल सिमेट्रिकल हो गए, और बाकी सारे फीचर्स तो आपको बताइए क्या रहेंगे। अब जरा मैं इसकी बॉडी को थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको बाकी फीचर्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। ज़्यादा हमें इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ही समझ लीजिएगा बस, वो मोर देन इनफ है। ओके, तो सबसे पहले तो ये बात समझो कि जो इतने हेमाइकॉर्डेट्स होते हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि बॉडी इज डिविजिबल इनटू प्रोबॉसिस, कॉलर एंड दी ट्रंक। मतलब एक रीजन रहेगा प्रोबॉसिस, प्रोबॉसिस मतलब शुरू का पार्ट, मिडिल कॉलर, एंड देन पूरा का पूरा ट्रंक। तो 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड है। अब थोड़ा सा हम प्रोबॉसिस की बात करें तो प्रोबॉसिस के अंदर ही ना एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं दी प्रोबॉसिस पोर। मतलब एक छोटी सी ओपनिंग होती है इसमें जिसको हम प्रोबॉसिस पोर के नाम से जानते हैं। एक मिनट में ना पेन ये मार्कर नहीं चल रहा है। सर बेलेनोग्लॉसिस के साथ ओके, तो ये सैकोग्लॉसिस प्रोबॉसिस भी है। एनालिट से रिलेटेड होता है। हाँ, मतलब ब्लैनोग्लॉसिस, सैकोग्लॉसिस, मोस्ट जितने आपके हेमाइकॉर्डेट हैं सब एनालिट से ही रिलेटेड है। ओके सर। ओके, तो ऐसे एक ओपनिंग रहती है यहाँ पे प्रोबॉसिस के पास एंड इसको हम प्रोबॉसिस पोर बोलते हैं, ठीक है? अब प्रोबॉसिस पोर की बात की जाए तो प्रोबॉसिस पोर जो है ये माउथ नहीं है, ये एक्सक्रीटरी पोर है। माउथ इसका कहीं यहाँ पर होता है, यहाँ इस रीजन में, मतलब कि आप कह सकते हैं प्रोबॉसिस और कॉलर के बीच बीच में कहीं इस रीजन में यहाँ पे माउथ रहता है। तो माउथ अलग है, माउथ भी है इनके पास, एनस भी है, और एक छोटा प्रोबॉसिस पोर भी है जो एक्सक्रीटरी पोर है। अच्छा, एक्सक्रीटरी पोर क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहीं पर आसपास में ना एक हाईली वैस्कुलर ग्लैंड है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस बोलते हैं, या आप बोलना चाहें तो इसको आप प्रोबॉसिस ग्लैंड भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करता है। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई काफी आती है और फिर ब्लड से सारे जो टॉक्सिन मटेरियल एक्सक्रीटरी पोर से बाहर कर दिया जाता है। इस तरीके से इसका एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है? और कोई पूछे कैसे, तो आप बोल सकते हैं ग्लोमेरुलस या प्रोबॉसिस ग्लैंड से होता है। तो प्रोबॉसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन, ठीक है? जैसे कि आपको मैं डायग्राम में भी दिखाऊं, यहाँ पर डायग्राम नहीं है। इफ वी हैव एन ओपनिंग, ओके, देखो यहाँ दिखा रखा है ये छोटा सा, जो करते हैं ये बकल डायवर्टिकुलम हो गया यहाँ पे, और ये प्रोबॉसिस पोर है यहाँ पे ओपनिंग, और यहीं पे एक और ओपनिंग है यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा कॉलर के पास, द माउथ, ठीक है? माउथ भी है, और दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है?
ओके। तो आगे बात करते हैं। सर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में देयर इज अ ओपनिंग नोन एज माउथ। ठीक। ओके। अच्छा, वैसे तो इनके पास ब्लड वेसल्स वगैरह भी हैं, लेकिन वो सिर्फ मेजर ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओवरऑल जो ब्लड घूम रहा है खुला खुला घूम रहा है, तो हम बोल देते हैं कि हेमाइकॉर्डेट्स एग्जिबिट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ जी। हाँ जी, कोई बना कुछ बोल रहा था, बोलिए। सर आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी, उस समझ नहीं आया वो एक्सप्रेशन का। अच्छा, सबको ब्रेक हो रही थी क्या? मैं एक्सक्रीशन के लिए कह रहा था। किसी को कोई डाउट था, कोई कुछ कह रहा था, बताइए। एक्सक्रीशन के लिए बता रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। यस सर, दोबारा बता दीजिए। यस सर। यस सर। हाँ, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर, आ हाँ, रही है अब। किसको क्लियर नहीं था, बताओ क्या क्लियर नहीं था? सर एक्सक्रीशन वाला पोर्शन। अच्छा, ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके। तो कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने कहा था जो प्रोबोसिस वाला रीजन है, वहां पर एक हाईली वैस्कुलर एक ग्लैंड है जिसको आप ग्लोमेरुलस बोल देते हो। वहां से जो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हाई सर अभी भी प्रेशर की ब्रेक वजह हो रही से है बस। वो प्रोबोसिस पोर के थ्रू बाहर निकल जाता है। और प्रोबोसिस पोर से क्योंकि एक्सक्रीशन हो रहा है, इसलिए उसको हम एक्सक्रीटरी पोर भी बोल देते हैं। तो आप बोल सकते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, मतलब सबको ब्रेक हो रही है आवाज? यस सर, बीच बीच में ब्रेक हो रही यस है। सर। किसी को क्लियर नहीं आ रही यस है? सर, ब्रेक हुआ। यस सर। यस सर। मैं एक बार रिज्वाइन करता हूँ।
सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। आवाज तो ब्रेक नहीं कर रही? सर अभी तो नहीं कर रही। ठीक, करेगी तो बता देना और मेरी स्क्रीन को पिन कर लीजिए। खैर, तो मैं ये कह रहा था, प्रोबोसिस पोर होता है। पहले तो प्रोबोसिस ग्लैंड होता है हाईली वैस्कुलर, और एक ओपनिंग है प्रोबोसिस पोर जहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो आप बोल सकते हो इसको, इसका एक और नाम है ग्लोमेरुलस, जैसे मैंने बताया था ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, तो इसको ग्लोमेरुलस ही बोलते हैं। तो ग्लोमेरुलस या प्रोबोसिस ग्लैंड दोनों एक ही बात है, एक्सक्रीशन के लिए काम कर रहे हैं। और यहीं कहीं दोनों के जंक्शन पे, यहाँ पर कहीं पे माउथ भी रहेगा, जहाँ मैंने येलो मार्क किया है वहाँ पे माउथ रहेगा। ठीक है, फिर कॉलर है मिडिल पार्ट, कॉलर से थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रैंकियल रीजन। बेटा ब्रैंकिया वर्ड जो होता है ना, ये वर्ड टर्मिनोलॉजी समझ लो। अगर कोई बोले इसमें से, अगर हम एन हटा दें, अगर बोले ब्रैकियल, तो वो हो जाता है आर्म वाला रीजन। जहाँ पे एन हटा दिया, ब्रैकियल बोला, तो वो बन जाता है आर्म वाला रीजन। जैसे अगर बोलूँ ब्रैकियल नर्व, मतलब आर्म्स में जाने वाली नर्व। जहाँ बोलता हूँ ब्रैंकियल, वो गिल्स हो जाता है। तो ब्रैंकियल गिल्स से रिलेटेड होता है। तो ये ब्रैंकियल रीजन मतलब गिल्स वाला रीजन है। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे गिल के पोर्स हैं, मतलब गिल की ओपनिंग्स हैं। मतलब ये किससे रेस्पायर कर रहा है, गिल से रेस्पायर कर रहा है। क्लियर पॉइंट। और ये जो गिल्स है, यही रीजन फैरिंजियल रीजन भी है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनके जो गिल स्लिट्स हैं या गिल के पोर्स हैं, वो फैरिंजियल हैं। और फैरिंजियल गिल स्लिट्स ये एक्चुअली कॉर्डेट्स की प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉर्डेट्स की, फैरिंजियल गिल स्लिट्स। तो ये भी एक रीजन है कि हम इसको रिलेटेड कहते हैं किससे, कॉर्डेट्स से। अच्छा, और सुनिए, अब थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इसमें जेनाइटल विंग्स दिखेंगे। अब इन जेनाइटल विंग्स के अंदर आपको क्या दिखेगा, या तो टेस्टिस, या तो ओवरीज, या बोथ। मतलब कुछ स्पीसीज हैं जो डायोशियस हैं, जो डायोशियस स्पीसीज हैं उसमें या तो टेस्टिस मिलेंगे या ओवरीज। और कुछ स्पीसीज हैं जो मोनोसियस हैं, वहां पर टेस्टिस और ओवरीज दोनों ही नजर आएंगे इन द केस ऑफ हेमाइकॉर्डेटा। क्लियर पॉइंट। तो ये जेनाइटल विंग है, या तो जेनाइटल रीजन है जहाँ पे गोनाड्स वगैरह रहेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे आएंगे तो आपको ये उठे हुए स्ट्रक्चर नजर आएंगे हिपैटिक सी के। ये स्किन के ऊपर उठे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि अंदर ये भाई, अगर तुम्हारे स्किन के नीचे कुछ स्वेलिंग होगी तो स्किन के बाहर वो उभरा हुआ पार्ट नजर आएगा। तो हिपैटिक सी के स्किन के नीचे उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए ऐसे उभरे हुए बॉडी के बाहर नजर आते हैं। हिपैटिक सीके का वही काम है जो कॉकरोच में था, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करना। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे, ठीक है ना। और फिर डाइजेशन के बाद फाइनली चीजें एनस से बाहर निकल जाएंगे, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में इनका जो हार्ट होता है, ठीक है ना, वो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन ब्लड अल्टीमेटली टिश्यूज के पास खुला खुला जाता है। तो एक तरीके से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेरिब्रल गैंग्लिया है जो ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वेल डेवलप्ड ब्रेन है इनके पास। उसके बाद नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रल भी होती है, डॉर्सल भी होती है, और स्किन में एम्बेडेड रहती है। तो मतलब डॉर्सल वेंट्रल दोनों तरीके की नर्व कॉर्ड है और स्किन के अंदर एम्बेडेड होती है। इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं कई बार
कि एपिडर्मल नर्व कॉर्ड, तो कई बार टर्म यूज होता है इसके लिए, एपिडर्मल नर्व कॉर्ड मतलब स्किन में एम्बेडेड नर्व कॉर्ड रहती है। और ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड होना बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, क्योंकि डॉर्सल नर्व कॉर्ड जनरली कॉर्डेट्स की प्रॉपर्टी रहती है। तो मैंने आपको इन शॉर्ट सारी ही चीजें बता दी हैं इसके अंदर। अगर हम डाइजेशन की बात करें, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। रेस्पिरेशन की बात करें तो गिल से रेस्पिरेशन हो रहा है। सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट है, ब्लड वेसल्स भी है, लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड के नाम पे इनके पास वही पिगमेंट है, हेमोसियानिन नाम की पिगमेंट है। कौन सी पिगमेंट है? हेमोसियानिन। अगर आपको याद हो, हेमोसियानिन जिसमें कॉपर होता है, जो मैंने बताया था उसमें हेमोसियानिन बताया था मैंने आपको आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशियंस में, प्रॉन्स और क्रैब्स में, और मोलस्क के अंदर भी बताया था। ठीक है ना? तो मोलस्क और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और हेमाइकोडिट्स, इन सब में हेमोसियानिन ही रहता है। ठीक, तो हेमोसियानिन पिगमेंट है। अच्छा, एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड है, और नर्वस सिस्टम के नाम पे ब्रेन और नर्व कॉर्ड्स हैं, और नर्व कॉर्ड डॉर्सल वेंट्रल दोनों हैं, और स्किन में एम्बेडेड हैं, इसलिए एपिडर्मल नर्व कॉर्ड्स है। तो ये इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। रिप्रोडक्शन में मोनोसिस डायोसिस दोनों हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों ही मिलेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब होगा तो लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा। अब ये देखिए, ट्रोकोफोर लार्वा बड़ा इंटरेस्टिंग लार्वा है। क्यों? ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है, ये लार्वा आपको मोलस्क में भी मिल जाएगा। मतलब मोलस्क की अगर हम बात करें तो कुछ मोलस्क का लार्वा ट्रोकोफोर होता है। ठीक है? और आर्थ्रोपोड में भी जिनके पास लार्वा है, कुछ आर्थ्रोपोड्स में जो लार्वा है वो ट्रोकोफोर लार्वा को मिल जाएगा, एनालिड्स में मिल जाएगा। तो ट्रोकोफोर लार्वा इज कंजर्व, एनालिड्स में है, आर्थ्रोपोड्स में है, हेमाइकोडिट्स में है, और इवन कुछ मोलस्क में भी है। तो ये दिखा रहा है कि ये सब इवोल्यूशनरी कैसे रिलेटेड है, कि ट्रोकोफोर लार्वा इज कॉमन टू सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ एनालिड्स। जैसे नीरिस का अगर लार्वा की बात करें तो ट्रोकोफोर लार्वा है। ठीक है ना? आर्थ्रोपोड में बात करें तो एक आध आर्थ्रोपोड जैसे कि के अंदर आपको ट्रोकोफोर लार्वा मिल जाएगा। ठीक है ना? मोलस्क में आपको ट्रोकोफोर लार्वा मिल जाएगा, और हेमाइकोडिट्स में तो मिल ही जाएगा। तो ट्रोकोफोर लार्वा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लार्वा विच इज कंजर्व्ड इन एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क एंड हेमाइकोडिट्स। तो याद रखिएगा इसका लार्वा, द ट्रोकोफोर लार्वा। अच्छा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों ही रहता है। ठीक है? और मोनोसिस भी है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है? और ऑफकोर्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहेगा। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है अबाउट द बनानोग्लॉसस, साइक्लोग्लॉसस, हेमाइकोडिट्स। स्टोमोकॉर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो सब याद रखिएगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर इनके ब्लड का कलर कलर ब्लू होता है? हाँ, क्या दिखता है? रेडिश, सॉरी, ब्लूइश ग्रीन टाइप का होगा। सर जो इनका माउथ का ओपनिंग होता है वो प्रोबोसिस और कोलर के जंक्शन पे होता है। हाँ, ओके सर। प्रोबोसिस पोर के लेकिन अपोजिट रहेगा। मतलब अगर लेफ्ट में प्रोबोसिस पोर है तो वो राइट में रहेगा। प्रोबोसिस पोर के अपोजिट में रहेगा माउथ का ओपनिंग। मतलब प्रोबोसिस पोर अगर लेफ्ट में है तो माउथ राइट में रहेगा। किसी को कोई डाउट इस तो टॉपिक में आगे? डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ होगा? हाँ, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही होता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली डेवलप करते हैं, ठीक है ना, और कुछ इनडायरेक्टली डेवलप करते हैं, तो आप दोनों ही कह सकते हैं। ओके। सर आर्थ्रोपोडा में ट्रोकोफोर लार्वा किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में ट्रोकोफोर लार्वा, एक मिनट मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। नॉप्लियस है, जोइया है,
मिलीपीड या सेंटीपीड में से मेरे ख्याल से कोई एक है जिसका ट्रोकोफोर लार्वा है। चेक करना पड़ेगा एक बार, मिलीपीड या सेंटीपीड में से किसी एक का है। ओके सर। किसी का कोई और डाउट? सर जी सर। सर सुन सर रहे हैं। लोकोमोशन कैसे करना है? हाँ, लोकोमोशन के लिए इनके पास वही एनलेट्स की तरह लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती है, तो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करके अपना ये लोकोमोशन शो करते हैं। ओके सर, सीटें भी होता है इनमें? सीटे का प्रेजेंस नहीं होगा, सीटे प्रेजेंस नहीं होगा। अपनी बॉडी को नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके जैसे एक एक स्नेक मूव करता है वैसे मूव करेंगे। ओके सर। सर डीपीपी डिस्कस करनी थी। डीपीपी के डाउट चलो बता दो। हमें कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट तो आज कॉर्डेट शुरू करना है, उससे पहले ले लेते हैं। बताओ तुम्हारे पर डीपीपी का क्वेश्चन सेव्ड है? कैसे सेव है? सर वो तो ऐप पे आएंगे, ई फाइट्स पे। अभी कैट्स की ऐप खोलनी पड़ेगी। यस सर। क्वेश्चन याद नहीं है तुमको? क्वेश्चन याद है तुमको? सर याद तो नहीं है, स्क्रीनशॉट ले रखा है उसका। हाँ, स्क्रीनशॉट ले रखा है तो अपनी स्क्रीन शेयर करो और मुझे स्क्रीनशॉट दिखाओ। ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट खोल लो फिर स्क्रीन शेयर कर देना, मैं क्वेश्चन देख के बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है बेटा। Earthworms have no skeleton, but during burrowing, the anterior end becomes turgid and acts as a hydraulic skeleton. It is due to coelomic fluid. इसका coelomic fluid आंसर रहेगा। क्या होता है कि अर्थवर्म जो होता है ना, उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है प्रोस्टोमियम। मतलब स्टोमा तो उसका नॉर्मल हो गया। एक होता है पेरिस्टोमियम, वो उसका पहला सेगमेंट होता है। मतलब अगर 100 सेगमेंट है तो पहला सेगमेंट का नाम होगा पेरिस्टोमियम, और पहले सेगमेंट के ऊपर एक कैप की तरह, टोपी की तरह निकला हुआ होता है प्रोस्टोमियम, जो फावड़े की तरह काम करता है। फावड़ा समझते हो? जिससे मिट्टी खोदते हैं, है ना, सीमेंट वगैरह पकड़ते हैं, तो उसकी तरह काम करता है प्रोस्टोमियम। अब वो हार्ड होता है। वो हार्ड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। तो फ्लूइड जो है वो एक स्केलेटन की तरह काम करता है। ठीक है ना, जिसको हम हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं। और उसके अंदर भरा भरा क्या होता है? सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है। इसलिए उसको हम हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं। कि हाइड्रोस्केलेटन मतलब जहां पानी उस स्ट्रक्चर को हार्ड बना रहा हो। मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे आपकी आई बॉल है, आपकी आई बॉल में जो हार्ड कर रहा है आपकी आई बॉल को, वो अंदर का वाटर है, एक्वस ह्यूमर या विट्रियस ह्यूमर है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा इरेक्शन ऑफ पीनिस इन मेल्स, वहां पे भी जो इरेक्शन इन पेनिस है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द ब्लड फ्लो है। वहां पे ब्लड हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके के स्केलेटन को हम हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं। आई सपोज ये बात क्लियर है। क्लियर है तो ये अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद कर दो, या अगर और डाउट है तो और क्वेश्चन दिखा दो। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो तुम्हें डाउट है, यूरेटस एक्ट एज यूरियोजेनिटल डक्ट्स इन। अभी ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो, क्योंकि तुमको मैंने अभी फ्रॉग नहीं पढ़ाया है। और बताओ, द ब्रेकडाउन ऑफ detritus into small particles by Earthworm is process known as। जी, इसको हम फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि ब्रेकडाउन फ्रैगमेंटेशन है, उसमें से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना है, मिनरलाइजेशन। मतलब मैं बताता हूँ, जो तोड़ना है वो फ्रैगमेंटेशन होता है। मैं सारी टर्म्स डिस्कस कर देता हूँ। जो ह्यूमिफिकेशन है वो क्या है कि मैं अगर खाना खाया और जब फीकल मैटर रिलीज किया, वो ह्यूमस में ऐड कर दिया टॉप मोस्ट लेयर में, उसको ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है।
और कैटाबॉलिज्म तो पता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म को जो ब्रेकडाउन वाला है कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और मिनरलाइजेशन इज एडिंग मिनरल्स टू द सॉइल, जो आप ह्यूमिफिकेशन का एक पार्ट समझ सकते हो। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट द फ्रेगमेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अर्थवर्म न्यूट्रलाइजेस ह्यूमिक एसिड। हाँ, ये मैंने आपको शायद बताया था कि इसका जो अर्थवर्म का स्टमक होता है वो अपोजिट होता है टू द स्टमक ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि जो अर्थवर्म का जो स्टमक होता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट ऐड करने के बजाय बेसिक एनवायरनमेंट ऐड करता है। और वो ऐड करता है कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करने से वो एल्कलाइन हो जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करने वाला जो ग्लैंड है उसे हम बोलते हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड, जिसके स्टमक में रहता है अर्थवर्म के। और बाकी आपको पता है कि टाइफ्लोसोल फोल्डिंग है ना। ओके, विच वन इज इनकरेक्ट। हिरुडिनिया हिरुडो ग्रुप से बिलोंग करता है। एस्कैरिस निमाटोड है, नो डाउट। लुम्ब्रिकस पॉलीसीटे नहीं है, ये इसको पॉलीचीते नहीं, इसको एच साइलेंट पढ़ते हैं, तो पॉलीसीटे है। और ओलिगोसीटे फेरिटेमा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, हालांकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अर्थवर्म के बारे में। देखो क्या होता है ना कि अर्थवर्म या एनालिड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो सीटे या लोकोमोशन के बेस पे की गई है। तीन मेजर ग्रुप्स बता देता हूँ। एक, जिनके पास थोड़े से सीटे होते हैं, थोड़ा मतलब ऑलिगो साइड बॉन्ड। मैं बोलूँ ऑलिगोसैकेराइड मतलब थोड़े से शुगर। अगर मैं बोलूँ ऑलिगोसीटे मतलब थोड़े से सीटे, जो अर्थवर्म के पास क्या होते हैं, थोड़े सीटे होते हैं। तो फेरेटिमा पोस्थ्यूमा वो अर्थवर्म है जो हम पढ़ रहे थे। तो ऑलिगोसीटे जो लास्ट ऑप्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थवर्म को, ठीक है। अच्छा, जो नेरिस है, नेरिस के पास पैरापोडिया बहुत सारे होते हैं और हर पैरापोडिया पे सीटे होते हैं। तो नेरिस बिलोंग्स टू अ ग्रुप नोन एज पॉलीसीटे। अब नेरिस क्योंकि पॉलीसीटे से बिलोंग करता है, ठीक है, तो नेरिस वाला ग्रुप कौन सा हो गया, पॉलीसीटे। अर्थवर्म कौन सा हो गया, ऑलिगोसीटे। और लीचेस के पास सीटे नहीं होते, तो वो हिरिडो ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो लीचेस बिलोंग टू हिरिडो ग्रुप, जिनके पास कोई सीटे नहीं है। और जो ये ऑप्शन दे रखा है लुम्ब्रिकस, लुम्ब्रिकस इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ अर्थवर्म। लुम्ब्रिकस इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ लार्ज अर्थवर्म, ठीक है ना। तो अर्थवर्म बिलोंग्स टू ऑलिगोसीटे, तो इसलिए लुम्ब्रिकस आल्सो बिलोंग्स टू ऑलिगोसीटे, नॉट टू पॉलीसीटे। इसलिए पॉलीसीटे वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे अगर नेरिस होता तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाता। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मैं आपको दो नाम बता देता हूं। एक ट्रिकीनिया स्पायरालिस द स्पाइरल वर्म, और एक आपका एलिफेंटियासिस कॉज करने वाला वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। एक वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और एक आपका ये ट्रिकीनिया स्पायरालिस। ये दो ऐसे राउंड वर्म्स हैं जो कि आपके विविपैरस हैं, बाकी सब ओविपैरस हैं। क्लियर। ओके, किसी और का कोई और डाउट। ये जो सारी चीजें मैंने डाउट्स के तौर पे बताई, इसमें किसी पॉइंट में किसी को कोई डाउट है। अच्छा, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए ना, आपको मेरी आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। मैं कह रहा हूँ अगर आपके कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए ना, देखो आपके डीपीपी के अगर 70% क्वेश्चन सही है ना,
70% क्वेश्चन अगर आपके डीपीपी के सही है, ठीक है, और आपके टेस्ट में भी 70 to 80% मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 20 से 30% क्वेश्चन तो सीखने के लिए होते हैं, और कुछ काफी एक्स्ट्रा भी मैं डाल देता हूँ कुछ कुछ, ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं क्लास में नहीं दे पाया तो आपको वैसे मिल जाए। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका काम 100% स्कोर करना नहीं है ना? देखो, करते हो तो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा उसके लिए, लेकिन कभी 100% किया, कभी 20% किया, मुझे वो स्टूडेंट नहीं चाहिए, है ना भाई? मुझे बिल्कुल वो स्टूडेंट नहीं चाहिए जो कभी 100 करता है स्कोर, कभी 20% करता है, कभी 10 करता है, कभी 50 करता है ना। आई एम हैप्पी विद द स्टूडेंट जो हर बार 75 कर रहा है या 70 से 80 के बीच में कर रहा है। मतलब मुझे हर हर बार अ, देखो, अगर आप हर बार 100 करें तो ऑफकोर्स दैट इज अ प्रेफरेंस, लेकिन अगर आप 100 और कभी 50, कभी 20, कभी 100, कभी 90, कभी 50 ऐसा कर रहे हो, तो मुझे उससे बेटर ये रहेगा कि आप 100 कभी मत स्कोर करो, हर बार 75 को कांस्टेंट रखो, सारे साल 2 साल 70 to 80% मार्क्स टेस्ट में कांस्टेंट रखो, तो मुझे वो स्टूडेंट ज्यादा पसंद आएगा। तो डीपीपी में भी आप ऐसे रखो, परेशान होने की जरूरत नहीं होती। अगर 20 से 30% क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 70% क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए, ठीक है। देखो, अगर 50% भी हो रहे हैं बिना आप देखे कहीं पे भी, तो मेरे को समझ में आ गया कि आप पढ़ रहे हो। ऐसा तो है नहीं आप पढ़ नहीं रहे या सुन नहीं रहे। तो 50% भी अगर हो रहे हैं तो आप पढ़ सुन रहे हो। 50% से कम हो रहे हैं तो फिर आपको सीरियसली ध्यान देने की जरूरत है ना? अच्छा, अब 50% से 70% अगर हो रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा और एफर्ट डालने की जरूरत है, काम चल जाएगा। 70 से ज्यादा हो रहे हैं, 80% ज्यादा हो रहे हैं, तो तुम अच्छा कर रहे हो, उसको कंटिन्यू रखो। अरे बात समझ में? तो 50 से नीचे मुझे मंजूर नहीं है, और 50 to 70 के बीच में अगर आप कर रहे हो, 50 to 75 उस रेंज में आप कर रहे हो, तो मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, करते रहो, इंप्रूव करते रहो। 70 75 टच करके रखो बस, उससे नीचे मत करना कभी, ठीक है, कोशिश नहीं करो। चलो आगे बात करते हैं। सर हाँ प्रियांशु। सर एक क्वेश्चन के ऑप्शन में आया था पॉलीमॉर्फिज्म, सर ये होता क्या है? तुमको मैंने बायोलॉजी पढ़ाई है, यस सर। तो तुम बताओ मुझे, तोड़ के वर्ड को संधि विच्छेद करो, पॉली क्या होता है? सर टू। पॉली 2 होता है, तो सर बाई क्या टू होता है? और बाई सर टू और मोर। 3 और मोर, यस सर। है ना? 1 इज यूनी, 2 इज डाई, 2 से मतलब 3 और मोर इज नोन एज पॉली, ठीक है ना? यस सर। एक्चुअली एक्चुअली मैं तुमको एग्जैक्ट बताता हूँ। देयर इज मोनो, बाई, ऑलिगो, पॉली। मोनो हो गया, बाई हो गया, जैसे कि मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ठीक है ना? ऑलिगोसेक्राइड्स फ्यू, ऑलिगो मतलब 3 to 9, और ज्यादा हो जाए तो फिर हम बोलते हैं पॉली, ठीक है? पॉली मतलब मैनी, लेकिन जनरली 2 से ज्यादा भी हम पॉली बोल देते हैं, ठीक है। अब मॉर्फिज्म क्या होता है? सर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, जो 2 से ज्यादा या ज्यादा तरीके की मॉर्फोलॉजी एग्जिबिट करें, उनको हम पॉलीमॉर्फिक बोल देते हैं, ठीक है ना? सर तो सर अब ये तो मेटाजेनेसिस के इक्वल हो गया ना, ऐसे ही। हाँ हाँ एग्जैक्टली, पॉलिप और मेड्यूसा, 2 फॉर्म्स को एक साथ एग्जिबिट करना, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। बल्कि अगर मैं और क्लियरली बताऊं, तो अगर आप सिंपली ओबीलिया की बात करो, यस तो सर। ओबीलिया के पास एक पॉलिप है, एक यस सर। मेड्यूसा है, मेड्यूसा भी है। उसके अलावा उसका गैस्ट्रोजोइड जो उसकी बर्ड है, जो डाइजेशन में हेल्प कर रही है। फिर यस सर। गोनोजोइड उसकी बर्ड, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। तो मल्टीपल तरीके की फॉर्म्स हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिबिट कर रहा है। समझ गए? यस सर। और कोई डाउट किसी को? सर आपने वो फाइसालिया में भी बताया था ना पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें कैसे था, मतलब किस रीजन से? बेटा उसमें फाइसेलिया में एक तो पॉलिप और मेड्यूसा दोनों होते ही होते हैं। उसके अलावा उसमें डैक्टाइलोजोइड्स और गैस्ट्रोजोइड्स, मतलब एक तो टेंटेकल्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, डैक्टाइलोजोइड्स, और एक उसको डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, गैस्ट्रोजोइड्स। तो कुल मिला के 4 तरीके की फॉर्म्स हो जाती है, गैस्ट्रोजोइड्स, डैक्टाइलोजोइड्स, मेड्यूसा एंड पॉलिप। तो इसलिए फिर उसको हम टेट्रामॉर्फिक कॉलोनी या पॉलीमॉर्फिक भी बोल देते हैं। ओके सर। और कोई डाउट किसी को?
चलिए तो आगे बात करते हैं। ओके तो आगे हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है दी कोऑर्डिनेट बॉडी प्लान कि कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं और कोऑर्डिनेट में ऐसे कौन से फीचर्स हैं कि जिनको देखकर हम किसी ऑर्गेनिज्म को कोऑर्डिनेट प्यार से बोल सकते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखो, ये एक बेसिक बॉडी प्लान है। जैसे कि मैंने पहले बताया था ना कि अगर एक घर बनाऊं। यस सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके, शायद मैंने शेयर नहीं करी है, 1 मिनट शेयर कर लेता हूँ। अब सर आपको मेरी स्क्रीन एकदम बढ़िया तरीके से नजर आ रही होगी। यस सर। ओके, तो अब क्या रहता है ना कि आपको समझाता हूँ मैं, बड़ा बेसिक है। जैसे अगर मैं एक घर बनाऊं, है ना, 1 मिनट, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, तो मान लीजिए मैं घर बनाता हूँ। दिल्ली में बनाना तो मुश्किल है, तो मैं यहाँ स्क्रीन पे बना लेता हूँ। तो मान लो ये मैंने घर बना दिया एक, है ना। अब कोई भी घर जो होता है, आपको पहले बताया था मैंने, कोई भी घर ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये घर का सर एक जनरल सा डायग्राम है कि भाई एक डोर रहेगा, एक विंडो रहेगी, एक चिमनी रहेगी, है ना। लेकिन इसको देखकर आप बता दोगे कि ये घर है। कोई भी पर्सन इसको देख के बोल देगा किसने घर का डायग्राम बनाया है। तो वैसे ही ये जो अभी डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये किसी भी कोऑर्डिनेट से एग्जैक्टली मैच नहीं करता, ठीक है। किसी लार्वा से मैच करता हो तो बात अलग है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से मैच कर सकता है, लेकिन किसी भी कोऑर्डिनेट से एग्जैक्टली मैच नहीं करता ये। लेकिन ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखेंगे। इसको बोलते हैं बेसिक बॉडी प्लान। जैसे आपको मोलस्क का बेसिक बॉडी प्लान दिखाया था, वैसे कोऑर्डिनेट का बेसिक बॉडी प्लान है। अब इसमें जितने पॉइंट्स है वो आपको हर कोऑर्डिनेट में ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक आध एक्सेप्शन छोड़ देते हैं। क्या क्या है? सबसे पहले सबसे जरूरी, कौन मुझे इस लेबलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट लेबलिंग बताएगा जो एक कोऑर्डिनेट में बहुत जरूरी है? नोटोकॉर्ड, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट लेबलिंग, एकदम सही पहचाना आपने, नोटोकॉर्ड। तो जो हमेशा ही होगी। अच्छा, नोटोकॉर्ड कहाँ देख रहे हो आप? नोटोकॉर्ड आप देख रहे हो कि नर्व कॉर्ड के नीचे है, इट इज बिलो द नर्व कॉर्ड, ठीक है। और देखते हैं और क्या है। और है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो एक नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड। और नर्व कॉर्ड देखिए कैसी है, पहला पॉइंट डॉर्सल है। तो ये डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट्स में नोटोकॉर्ड होगी, नॉन कोऑर्डिनेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नॉन कोऑर्डिनेट्स में नर्व कॉर्ड होगी तो वो वेंट्रल टू नोटोकॉर्ड होगी, मतलब वेंट्रल टू एलिमेंट्री कैनाल होगी या वेंट्रल होगी। और अगर डॉर्सल भी एक आध में हो सकती है, लेकिन मोस्टली वेंट्रल होगी। और होगी तो कैसी होगी? सॉलिड होगी। यहाँ पे ट्यूबुलर है, यानी हॉलो है। तो हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेट्स, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, और देखते हैं। और कुछ मस्कुलर सेगमेंट्स जिसको मायोटोम्स बोलते हैं, ये भी आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है, इन द कोऑर्डिनेट्स।
ठीक है, खैर इसको जानने देते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और वो भी पेयर्ड। ये पूरा टर्म मैं बोलता हूँ, पूरा टर्म है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स रह सकते हैं, और मोस्टली गिल स्लिट्स फेरेंजियल नहीं होते, ठीक है ना। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स वो भी पेयर्ड, प्रॉपर्टी किसकी है, कॉर्डेट्स की। और सुनिए, हार्ट, हार्ट तो खैर नॉन कॉर्डेट्स से भी हो सकता है, लेकिन मायोजेनिक हार्ट एंड हार्ट एट द वेंट्रल साइड। अब नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट कैसा होता है, डॉर्सल होता है और न्यूरोजेनिक होता है। कॉर्डेट्स में वेंट्रल साइड में और मायोजेनिक में है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई, कॉर्डेट्स की हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। माउथ है, एनस है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्लियर। ये प्रॉपर्टी भी कॉर्डेट्स की है, मतलब नॉन कॉर्डेट्स में हो सकता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है ना हो, लेकिन कॉर्डेट्स में मोस्टली आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। देन पोस्ट एनल टेल, मतलब नॉर्मली आप नॉन कॉर्डेट्स में क्या देखोगे, जहां एनस है वहीं टेल खत्म हो रही है, वहीं पे टेल है, मतलब टेल और एनस कंसाइड कर रहे हैं, मतलब एनस के बाद लंबी सी टेल। ये प्रॉपर्टी मोस्टली कॉर्डेट्स की है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मार्क करता हूँ। नोटोकॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, फेरेंजियल गिल स्लिट्स तीसरा इंपॉर्टेंट, पोस्ट एनल टेल चौथा इंपॉर्टेंट, पांचवें में आएगा मायोजेनिक हार्ट, छठे में आएगा आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये ऑर्डर वाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में? सर किसी को सर एनुअल टेल समझ में नहीं, सर एनुअल टेल समझ में नहीं आया। अच्छा, मुझे एक बात बता कि तूने किसी डॉग की पूंछ देखी है? यस सर। एनस के बाद एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है ना, आगे यस बता। सर होता है। एनस के बाद है ना, तो मतलब यस सर। पोस्ट एनल टेल है, मतलब एनस खत्म होने के बाद टेल एक्सटेंड कर रही है। यस सर। जैसे कि मैं बताता हूँ, अब तू इसको देख, एक मिनट रुक, इसको देख, इसका एनस का है और टेल का है, सर सेम जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है सेम है ना, एक से खत्म हो रहा है। और Yes. कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कोई भी आप नॉन कॉर्डेट्स एग्जांपल ले लो, आपको क्या दिखेगा, एंड जहां एनस मतलब टेल जहां पर, वहीं पे आसपास एनस भी है, मतलब एनस के बाद कोई लंबा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर नहीं है, एनस इज अ टर्मिनल पॉइंट। लेकिन ये कॉर्डेट्स में आपको दिखेगा कि एनस के बाद भी बॉडी एक्सटेंड कर रही है टेल की फॉर्म में। यस सर। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक दो सवाल है, तो एक चीज से पूछता हूँ मैं, जिससे बात नहीं हुई आज, जिससे बात नहीं हुई, प्रियांशु माइक बंद करो, से बात हो चुकी है, कृष्ण से बात हो गई, स्थानवी से बात हो चुकी है, आकाश से बात हो गई, आदित्य, दीपक, ईशिका राणा, ईशिका से हो गई थी, मयंक। निखिल कुमार, आवाज आ रही है निखिल? यस सर। तो पोस्ट एनल टेल किसकी प्रॉपर्टी है, कॉर्डेट्स की नॉन कॉर्डेट्स की? जी सर। पोस्ट एनल टेल किसकी प्रॉपर्टी है, नॉन कॉर्डेट्स की कि कॉर्डेट्स की? सर कोऑर्डिनेट्स की। तुम कॉर्डेट हो कि नॉन कॉर्डेट हो? सर कोऑर्डिनेट। तुम्हारी पोस्ट एनल टेल है कि नहीं है? नहीं सर। तो फिर तुम कॉर्डेट कैसे हुए? सर मतलब सर को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बता नहीं सकते हैं ना सर। अच्छा चलो एक और सवाल पूछता हूं, तुम सांस किससे लेते हो? सर लंग से। गिल्स है तुम्हारे पास? नो सर। गिल स्लिट्स? नहीं सर। किस बात के कॉर्डेट हो? सर जो मेन प्रॉपर्टी है नोटोकॉर्ड वो तो सर है ना। और अगर मैं बोलूं कि जितने फीचर दिखाए गए बेसिक बॉडी प्लान में वो सारे हैं तो होने चाहिए, तो सर ये जितने पॉइंट्स मैंने बेसिक बॉडी प्लान में दिखाए हैं ना, हाँ ये जी सर। सारे फीचर्स होने चाहिए कॉर्डेट कहलाने के लिए। मैं आपको मेजर मेजर बताता हूँ कौन कौन से वाले, मैं बताता हूँ कौन कौन से वाले होने चाहिए।
डॉर्सल नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये जो डार्क किए हुए ना पॉइंट 4, तभी ये 4 पॉइंट एनसीईआरटी में भी लेबल्ड है, बाकी लेबल्ड नहीं है। ये 4 पॉइंट्स अगर मैं कहूं कि हर कॉर्डेट में होने चाहिए तो फिर आप क्या कहोगे? किसी के पास कोई जवाब है मेरी बात सवाल का? यस सर है। किसके पास है? सर शुभम। हाँ शुभम। मेरी तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक से ज्यादा। सर अब आ रही क्लियर? आ रही है क्लियर? हाँ हाँ आ रही है क्लियर, बोल। ठीक है सर। सर जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं वो सब कॉर्डेट्स में कुछ मतलब सम स्टेजेस ऑफ लाइफ में भी मतलब देखे जा सकते हैं सर। तो जैसे हम ह्यूमंस हैं, जो हमारी एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होती है तो सर उस दौरान हमारे जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर गिल स्लिट्स सब पाए जाते हैं, इसलिए हमें कॉर्डेट्स के अंदर मतलब रखा जाता है। किसने शुभम किसने बोला ये कहाँ पढ़ा, किसने बोला? कहाँ पढ़ा? सर वैसे याद नहीं, कहीं तो पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा, किसने बताया होगा। ये किसने बताया, किस कहाँ से पढ़ा? ऑनलाइन पढ़ा, किसी किताब से पढ़ा, किसी लेक्चर में सुना? कहाँ से आया ये? हैं? सर पहले पढ़ा था बहुत टाइम पहले, अब याद नहीं आ रहा। ठीक है, बंद कर दो माइक। तो जो देखिए जो शुभम ने बात बोली वो 101% एकदम सही है, बहुत ही एग्जैक्ट बात बोली है कि देखो ये कौन से कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि आप के अंदर ये फीचर्स हमेशा हों। ये फीचर्स लाइफ टाइम में कभी भी अगर अपीयर हो गए तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करें तो आपके एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स बनते हैं, ठीक है, फिर डिकेड हो जाते हैं। आपके एम्ब्रियो के अंदर पोस्ट एनल टेल भी बनता है। आपके शुरू के अगर एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर देखें ना आप, वो सेम ऐसा ही होगा, ठीक है, एक नॉर्मली बेसिक फिश जैसा। तो पोस्ट एनल टेल भी होती है हमारी, गिल स्लिट्स भी होते हैं, और दोनों ही डिसअपियर कर जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट नहीं है कि आप एडल्ट हो तो आपके अंदर नजर आ नहीं आ रहा। आपकी जिंदगी में कभी भी फीचर्स नजर आ गए तो आप कॉर्डेट हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आप एक नॉन कॉर्डेट हैं। क्लियर है पॉइंट बात सबको? मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है पॉइंट? ओके सर। सर अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आता है ना जो मैं बताता हूँ? ऐसा तो नहीं कि आधी बातें समझ में आती हूँ आधी ना आती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर नोटू कौन? सर जो सानवी हाँ, सर समझ जो गया। नर्व कॉर्ड है वो सारे कॉर्डेट्स में ही हॉलो होती है ना? हाँ, सारे कॉर्डेट्स में हॉलो रहेगी, और उसका रीजन भी है, ये हॉलो रहेगी, बाद में इसमें फ्लूइड भर जाएगा। जब स्पाइनल कॉर्ड बनेगी तो बाद में इसमें फ्लूइड भर जाएगा, एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अंदर फ्लूइड भरा रहेगा बाद में, ठीक? ओके सर। ओके। अच्छा, मैं ये आज के लिए तो खैर इतनी ही बात करेंगे। अगली बार हम थोड़ा सा एमआई कॉर्डेट्स और बाकी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज थोड़ा आपके डाउट्स ले लेंगे, किसी को स्पेसिफिक डाउट है तो डाउट्स को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन के जनरल से आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, ये रीज़न नहीं है कि अब ये मत समझिएगा कि मैं केल्विन इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हूँ तो मैं ये बात कह रहा हूँ या ऐसा कुछ कह रहा हूँ। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बात करूँ तो मैंने ये एक चीज़ जो हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी देखी है, जो मैंने ऑब्जर्व करी है। आप में से कई लोग मुझसे एग्री भी करेंगे, हो सकता है कुछ डिसएग्री भी करें, बट काफी आप में से कुछ लोग एग्री भी करेंगे इस बात में कि मैंने जो इस इंस्टीट्यूट की खास बात देखी है वो ये देखी है कि यहाँ पर जब आपको पढ़ाया जाता है तो आपके जो 4 टीचर्स होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अगर हम इसकी बात करें, मेडिकल की बात करें, तो चारों ही टीचर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको
ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आ रहा, या कोई टीचर ऐसा कुछ तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको लग रहे हैं कि भाई नहीं समझ में आ रहे हैं, या कम समझ में आ रहा है, या टीचर अच्छा नहीं है। मतलब अगर आप मैंने ये देखा है, मैं कई इंस्टीट्यूट्स में रहा हूँ, मैंने देखा है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जब आप जाते हैं और आप क्योंकि इंस्टीट्यूट सारे ही ओवरऑल अच्छे ही होते हैं, कोई बुरा इंस्टीट्यूट नहीं होता, और स्पेशली जो नाम के होते हैं, तो जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, अपने जो फ्रेंड्स दूसरे इंस्टीट्यूट से उनसे पूछ लीजिएगा, ये एक बेसिक प्रॉब्लम क्या सर आती आपकी आवाज है क्लियर नहीं हो रही आ रही। ओके, अब आ रही है? क्लियर है। हाँ आ रही है। क्लियर है सर। हाँ ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि ये आप अपने फ्रेंड्स जो बाकी इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, उनसे पूछेगा, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि 4 में से कोई एक या कोई 2 टीचर कहीं ना कहीं थोड़े से लैकिंग होते हैं। मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी मान लो बहुत अच्छी है, तो फिर जूलॉजी में चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही, या बॉटनी केमिस्ट्री अच्छी है, फिजिक्स वाला टीचर अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, उनकी बातें समझ में नहीं आ रही। मतलब चारों में से कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई एक टीचर या कोई 2 टीचर कहीं ना कहीं उतना प्रॉपरली उतने अच्छे या उतने कंपैटिबल स्टूडेंट के साथ नहीं रहते। तो जो कि मैंने यहाँ पर ये आपके साथ ऑब्जर्व किया है, काफी टाइम से ऑब्जर्व किया है कि जब आपको टीचर्स दिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके सभी टीचर्स ऐसे हैं जिनकी बातें आपको अच्छे से, मुझे लगता है कि, क्योंकि मैं जानता भी हूँ, अच्छे से समझ में आती होंगी, अच्छे से क्लियर होती होंगी, एक एक बात को बड़े आराम से, प्यार से, अच्छे से आपको समझाते भी होंगे। तो मेरा आपसे एक बेसिक सा रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं, ठीक है, जिनको चारों टीचर्स की बात समझ में आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यू आर लकी। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर वो ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे फिजिक्स भी समझ में आ रही है, केमिस्ट्री भी आ रही है, बॉटनी भी आ रही है, जूलॉजी भी आ रही है, चारों सब्जेक्ट पे आपको ट्यूनिंग बैठ रही है, चारों टीचर आपको अच्छे से समझा रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है, तो नहीं लग रहा, तो ऑफ कोर्स दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप लकी हैं इस मामले में, क्योंकि ऐसा रेयरली स्टूडेंट्स को मिलता है। स्टूडेंट्स जनरली, कई स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो तरसते हैं इस चीज के लिए कि सारे सब्जेक्ट बराबरी से, इक्वालिटी से अच्छे मिले, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप इस चीज को यूटिलाइज करें, इस चीज को आप अच्छे से लें, काफी अच्छे से प्रैक्टिस करें, इस चीज को, अब आपको एक एडवांटेज मिला है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करें और चारों सब्जेक्ट्स में इक्वली एक्सेल करें, क्योंकि नीट क्वालिफाई वो पर्सन नहीं करेगा जिसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है लेकिन केमिस्ट्री खराब है, या बॉटनी बहुत अच्छी है, जूलॉजी खराब है, जूलॉजी बहुत अच्छी है, बॉटनी खराब है। नीट क्वालिफाई वही स्टूडेंट करेगा जिसके चारों सब्जेक्ट्स अबव एवरेज हैं। दो टॉप मोस्ट और 2 एवरेज नहीं चलेगा, चारों एवरेज नहीं चलेगा, ठीक है ना। एक बहुत ही एक्सट्रीमली वेल, 2 एवरेज, एक खराब नहीं चलेगा, चारों अबव एवरेज, चारों अबव 75, बिलो 90 चलेगा। तो चारों 75 75 75 75 में नीट क्वालिफाइड, 290 और 250 है, नहीं होगा क्वालिफाई, 140 एक 90 100 एक 70 नहीं होगा क्वालिफाई, एक भी कम रहेगा क्वालिफाई नहीं होगा। तो सबके सब अगर 75 75 75 है, चाहे उनमें से एक भी 100 नहीं है, सारे 75 ही हैं, तो भी आपका नीट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। खैर, तो अब किसी का कोई मुझसे कोई स्पेसिफिक डाउट है इस टॉपिक को लेके, तो मुझे बता दीजिए, वरना फिर आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे हम अदर टॉपिक्स की। सर सर जो एक गिल्स क्लैरिफिकेशन लिप्स के बाद होते मैं हैं पूछ वो रहा था। गिल्स की ओपनिंग्स होती है ना। हाँ, गिल की ओपनिंग्स होती हैं, गिल्स अंदर होते हैं, ठीक है ना। पानी अंदर जाता है, एक्सचेंज होता है, पानी बाहर आ जाता है। तो सर अगर गिल स्लिट्स होते हैं हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो साथ में गिल्स भी होंगे सर। नहीं, ये एक्चुअली पहले गिल स्लिट्स बनते हैं, फिर गिल्स बनते हैं। हमारे गिल स्लिट्स बनते हैं और बन के क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, और बाद में लंग्स डेवलप हो रही हैं, और उसका गिल्स से कोई लेना देना नहीं है, गिल्स नहीं बनते हमारे। ओके सर। और अब तुम इसकी अगर वजह मुझसे पूछोगी, तो फिर वजह समझाने के लिए तुमको एक बार 12th भी करना पड़ेगा। तो जब आप 11 12 मेरे साथ दोनों कर लेंगे, और बॉटनी में जेनेटिक्स और हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन और काफी सारे कोडिंग नॉन कोडिंग डीएनए की बात और इवोल्यूशन की बात, इस चीज को समझने के लिए कोडिंग नॉन कोडिंग डीएनए, एवोल्यूशन
और थोड़ा सा एनिमल फिजियोलॉजी थोड़ा समझना पड़ेगा, फिर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। अभी बात हम इतना समझ लो कि गिल्स नहीं है। सर एनीबॉडी एल्स? हाँ हाँ तारिक। सर अगर एक एनिमल ये एक्सक्लूसिवली मराइन हो और हम उसे फ्रेश वाटर में डाल दें तो कुछ डिफरेंस आएगा उसमें? अगर एक ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली मैरीन है तो मतलब उसकी जो बॉडी है वो उसी एनवायरनमेंट में रहने के लिए बनी है, ठीक है ना। तो अगर आप उसको फ्रेश वाटर में डाल दोगे तो वो अपनी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा, और अपनी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन ना करने की वजह से कुछ देर में उसकी डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है तारिक भाई, एक ऑस्मोलैरिटी नाम की चीज होती है ब्लड की। और देखो अब एक्सक्लूसिवली मराइन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? मोस्टली वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रेगुलेशन उतना नहीं करते, ठीक है ना। अब आप एक्सक्रीशन में पढ़ोगे ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कॉन्फर्मर्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑस्मो कॉन्फर्मर्स होते हैं, जो अपनी ऑस्मोलैरिटी को बदल सकते हैं। भाई बाहर ज्यादा नमक वाला पानी है तो बाहर नमक, अंदर नमक वाला कंसंट्रेशन कर लिया। बाहर अगर कम नमक वाला पानी है तो अंदर ब्लड का कंसंट्रेशन कम नमक वाला कर लिया। तो वो ऑर्गेनिज्म बहुत ही लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब हम हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं तो वो उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं रहती, ठीक है। और इस कैपेबिलिटी की भी एक लिमिट है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने समुद्र के नमक वाले पानी में डाल रखा था, अब उसे एकदम फ्रेश वाटर में डाल दिया तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और रिवर्स भी सर्वाइव नहीं होगा। जो फ्रेश वाटर के लिए स्पेसिफिक है उसे आप मरीन वाटर में डालेंगे तो वो एक्सोसाइटोसिस करके सब चीजें करके वो डिग्रेड हो जाएगा। हाँ कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में रह पाते हैं, और माइग्रेट भी करते हैं। फ्रेश वाटर मरीन वाटर, मरीन वाटर फ्रेश वाटर, वो अलग स्पीसीज हैं। और बताइए। किसी और का कोई और डाउट? सर जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं वो नहीं चेंज कर पाते अपना ऑस्मोटिक मतलब की कंसंट्रेशन? नहीं, ऑस्मो रेगुलेटर्स अपना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं। जैसे मैं ऑस्मो रेगुलेटर हूँ, तो मान लो मेरी बॉडी में सॉल्ट कंसंट्रेशन है 300 ऑस्मोलाइट्स, सॉरी 300 मोलर ऑस्मोलाइट्स पर लीटर, एक यूनिट है 300 मान लो। तो अगर मेरी ऑस्मोलैरिटी 300 है तो मैं अपनी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखूंगा। कैसे मेंटेन रखूंगा? कि मान लो अगर पानी ज्यादा पिया तो पसीना भी उतना निकाल दिया, उसमें सॉल्ट निकाल दिया, बराबर कर दी। नमक ज्यादा खाया, नमक ज्यादा हो गया तो उतना नमक यूरिन में रिलीज करके फिर बाहर निकाल दिया। तो जब मैं यूरिन रिलीज कर रहा हूं तो मैं उसमें उतना ही सॉल्ट भी निकाल के अपने ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 ही मेंटेन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आई एम मेंटेनिंग माय ऑस्मोलैरिटी बाय पासिंग द सॉल्ट या पासिंग द एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। क्लियर पॉइंट? यस सर। और सर उसमें क्या फर्क होगा ऑस्मो कन्फर्मर्स में? ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई ऑस्मो कन्फर्मर है, उसकी मान लो ऑस्मोलैरिटी जो है 300 है। अब उसको ऐसे पानी में डाल दिया जहां पे ऑस्मोलैरिटी बाहर 50 है, तो वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मतलब कि मान लीजिए 300 है, वैसे तो रिवर्स होता है। आप ऐसे इमेजिन करो कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी खुद की ऑस्मोलैरिटी 50 है। अब उसको ऐसे पानी में डाल दिया जहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, मान लो 300 है। तो क्या करेगा? अपने ब्लड में कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ब्लड की बढ़ जाएगी। वो 50 से क्या हो जाएगी? 300 हो जाएगी। अब जब खुद उसकी 50 से 300 हो गई तो बाहर भी 300, अंदर भी 300। इसको हम बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर, जो बदल लेते हैं। और जो बदलते नहीं है, मेंटेन करते हैं, उन्हें रेगुलेटर बोलते हैं। ओके सर। क्लियर है? यस सर। हाँ भाई, हाँ। अच्छा, इसको अगर आप मतलब कि इसको अगर आप रेगुलेटर की तरह लोगे ना, मैं बताता हूँ। इसको अगर आप ऐसे देखोगे ना, जैसे पंखे का रेगुलेटर की अगर आप बात करोगे तब कंफ्यूज हो जाओगे। आप सोचोगे पंखे का रेगुलेटर स्पीड कभी 1 कर रहा है, कभी 2 कर रहा है, कभी 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, तो एक्चुअल में ऑस्मो कन्फर्मर्स रेगुलेटर्स हुए, तो फिर वो कंफ्यूजिंग होगा। आप ऑस्मो रेगुलेटर्स को ऐसे लो जो मेंटेन कर रहे हैं। रेगुलेट करने का मतलब दे आर मेंटेनिंग अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। जैसे हम थर्मो रेगुलेटर्स भी हैं,
टेम्परेचर भी रेगुलेट करते हैं, मतलब मेंटेन रखते हैं। कोई और डाउट? चलिए, किसी को कोई और डाउट नहीं है तो फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। सर हाँ, बताइए। सर प्रेजेंटेशन के बारे में पूछ रहे हैं सर, और सर जो हाँ स्टडी देखो, मटेरियल। प्रेजेंटेशन एक बार ही खत्म हो जाए, नॉन कॉलेज खत्म हो गया ना अभी, तो अभी तुमको नॉन कॉलेज वाला तक टॉपिक खत्म होने का वेट करा था, तुमको सेंड करा दूंगा। ओके सर। सर हाँ जी। सर जूलॉजी का स्टडी मटेरियल सर ओपन नहीं हो रहा सर, और किसी का भी नहीं हो रहा। जूलॉजी का स्टडी मटेरियल ओपन नहीं हो रहा? यस सर, नहीं हो रहा। तो ये आपको Yes, sir. ये मैम बताएंगी, ये मधु मैम बताएंगी सर हो रहा है। इसका जवाब तो वो देंगे आपको।